Hello everyone, welcome back to Shagufta's Need Adda Biology. I am Shagufta, and this is our lecture 5, and in this, we are going to see further topics. For example, we are going to see RNA world replication, and before that, we are going to see who discovered a DNA discovered by a Watson Crick. ओके, हम ये डायग्राम देखेंगे एंड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर लेफ्ट बट इन दिस वी आर गोइंग few of them cause अभी तक जो मैंने आपको बोला था कि लेक्चर 5 में हम लोग देखने वाले हैं PYQs एंड होल टॉपिक्स, रिमेनिंग होल टॉपिक्स, बट वो उतना नहीं हुआ. तो मेरा प्लान है कि लेक्चर 7, जब हमारा लेक्चर 7 होगा एंड लेक्चर 7 विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इतना बड़ा बड़ा चैप्टर है इन एनसीईआरटी, और जो भी यहाँ पे एस्पिरेंट्स है दे नो कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत लॉन्ग चैप्टर है. इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम बट वी विल कवर इट. ठीक है, तो हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चैप्टर के लिए. बाकी जो चैप्टर्स है ना, क्योंकि हम लोग इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी के लाइंस के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है, हम एनसीईआरटी के फ्लो के थ्रू जा रहे हैं, इसलिए हमको ज़्यादा टाइम लग रहा है. अदरवाइज अगर मैं भी दूसरों की तरह शॉर्ट नोट्स बना के लाती, एंड इवन आई हैव शॉर्ट नोट्स, आई हैव अ फुल फोल्डर ऑफ दैट, आई विल शो यू. बस हैव अ शॉर्ट नोट्स, मेरे पास पूरा पूरा ये है फोल्डर, एक बहुत बड़ा बंच ऑफ फोल्डर्स. बट मैं नहीं चाहती ना कि पहले आप लोग एक बार क्या करते, ये वाला आपका जो स्टेज है, ये वाले स्टेज में आप लोग क्या करते हो, अच्छे से एनसीईआरटी लेसन एकदम डीपली गो थ्रू करते हो, राइट? तो वैसे ही मैं आपको पहले डीपली गो थ्रू कराऊंगी, उसके बाद में शॉर्ट नोट से हम पढ़ेंगे. देन उसके बाद में भी एक स्टेप रख रही हूँ जिसमें हम खुद से माइंड मैप बनाएंगे. आप लोग मेरे साथ बना लेना. मैं रिकॉर्डेड वीडियो होगा बट उसमें मैं खुद से माइंड मैप बनाने वाली हूँ, तो आप मेरे साथ बना लेना. उससे क्या होता है, दिमाग में पूरा माइंड मैप बन जाता है कि कौन से टॉपिक के बाद क्या आता है, उस टॉपिक का कंसेप्ट क्या है, उस टॉपिक के रिलेटेड कितने पीवाईक्यूज बने. ठीक है, ये सब हम लोग लेक्चर 8 में करेंगे, माइंड मैप वाली चीज़. ठीक है, माइंड मैप प्लस शॉर्ट नोट रिविजन. ठीक है, ये हम लेक्चर 8 में करेंगे, वो भी सिर्फ इस चैप्टर के बारे में बोल रही हूँ मैं. हम लोग ऐसे सारे चैप्टर इसी फ्लो के साथ जाएंगे. पहले डीप नोट्स, एनसीईआरटी लाइंस कवर उसी के साथ में, और हम लोग एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन जा रहे हैं. ठीक है, इसलिए हमें इतना टाइम लग रहा है. तो हम लोग हर चैप्टर के लिए ऐसे ही करेंगे. एंड लास्ट में जो हमारे लास्ट के जो लेक्चर्स रहते हैं उसमें हम क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स प्लस माइंड मैप. ठीक है, और उसमें हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. और मैं वो फुल फुल रात दिन बैठ के मैं वो क्वेश्चंस एनालाइज करूँ. इतना आसान नहीं होता बोलना कि मैं आज बोल रही हूँ कि मैं आपको PYQ फाइंड आउट करके लेके आऊँगी और हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे. इतना आसान नहीं होता. वो उसको पहले एनालाइज करना पड़ता है कि वो कितने बार रिपीट हुआ है नीट में, कितने बार नहीं हुआ है, आने क्या फिर ये आने बंद हो चुके हैं या नहीं, ये सब भी मुझे देखना पड़ता है. तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है. जैसे ही पीडीएफ वो पूरा डिज़ाइन हो जाएगा, मैं वैसे ही क्या कर दूँगी, वैसे ही हम लोग, वैसे तो 8 वाले लेक्चर में पक्का है, हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन, एटलीस्ट हम लोग 60 क्वेश्चंस तो हम लोग PYQ सॉल्व करेंगे. ठीक है, उसके अंदर मैं थोड़े से एक्सरसाइज वाले भी लूँगी एंड बाकी सब, मतलब थोड़े से ही एक्सरसाइज करेंगे और बाकी सब PYQs, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, एंड नीट में जो ज़्यादा रिपीट हुए हैं ना वो वाले करेंगे हम. ठीक है, मैं ईयर वाइज लेके आऊँगी. ओके, तो विदाउट एनी डिले विल स्टार्ट आवर लेक्चर. ओके, चलो. सो दिस इज़ व्हाट आवर पीडीएफ्स लुक. ठीक है, चलो. इन लास्ट लेक्चर वी हैड completed transforming principle, and in this lecture 5, we are going to see biochemical characterization of transforming principle.
डन बाय एवरी मैक्लोडी एंड मैकार्टी। ठीक है, यू कैन सी द नेम ऑफ साइंटिस्ट इन दिस ब्रैकेट, एवरी, मैक्लोडी एंड मैकार्टी। ठीक है, so before their experiment scientists believe that the genetic material is protein। अब साइंटिस्ट को ये एक्सपेरिमेंट करने से पहले ऐसा लगता था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो है प्रोटीन, बट ऐसा था क्या? ऐसा था क्या? नहीं, ऐसा नहीं था। आप ये कमेंट में करके बताना कि ऐसा था या नहीं। वैसे तो मैंने बता दिया, फिर भी कमेंट कर देना, ठीक है। ओके, सो they purified DNA, RNA and protein from heat kill strain bacteria। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया? प्यूरिफाई किया DNA, RNA और प्रोटीन को हीट किल एस्ट्रेन बैक्टीरिया से। ठीक है, ओनली DNA ट्रांसफॉर्म आर स्ट्रेन इनटू एस्ट्रेन। अब सिर्फ DNA आर स्ट्रेन से एस्ट्रेन में गया। अब ये कुछ समझ में नहीं आया होगा कि ये दीदी बोल क्या रही है। मैं तो पूरा कंफ्यूज हो गया। अब जो बच्चा ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसे तो बहुत कंफ्यूजन होने वाली है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे डायरेक्टली NCERT हाईलाइटेड लाइंस है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। वो साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो जो 3 साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, DNA लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में RNA, एक टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन। अब वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो RNA को डाइजेस्ट करते हैं, RNase प्रोटीन डाल के। ठीक है, वो डाइजेस्ट करते हैं और आगे भगाते हैं एस्ट्रेन में। क्या भगाते हैं वो आगे? ये भगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अपना DNA एंड प्रोटीन। अब एस्ट्रेन में तो जेनेटिक मटेरियल जाता है। अब उनको तो ऐसा लगता था कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है। अभी भी उनको ऐसा हुआ क्योंकि RNA को तो उन्होंने डाइजेस्ट कर दिया था RNase प्रोटीन यूज़ करके। ठीक है, अब उसको डाइजेस्ट करवा दिया RNA को, तो उस टेस्ट ट्यूब में जो बचा था वो था DNA एंड प्रोटीन। अब उनको नहीं पता था ना कि DNA रहने की वजह से जेनेटिक मटेरियल आगे पास आउट हुआ है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, चलो ये तो हो गया RNA, तो उनको पता चल गया कि RNA तो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अब दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में क्या था, प्रोटीन था। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया, प्रोटीन को डाइजेस्ट किया एंड RNA और DNA को भेज दिया। ठीक है, ऐसे किया, फिर भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास हुई एस्ट्रेन में। फिर उन्होंने लास्ट में क्या, DNA को डाइजेस्ट किया विद द हेल्प ऑफ DNase प्रोटीन, जो कि डाइजेस्ट कर देता है। एंड प्रोटीन के केस में प्रोटीएस करके एक होता है जिससे प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो RNA के केस में उन्होंने क्या किया कि DNA के केस में क्या किया, DNase डाल के उसको डाइजेस्ट करवा दिया। तो अब आगे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पहुंची ही नहीं एस्ट्रेन में। तब साइंटिस्ट लोगों को ऐसा हुआ कि प्रोटीन और RNA तो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। कहीं ना कहीं उनको पता लग चुका था कि DNA इज़ द जेनेटिक मटेरियल, बट ये एक इक्विवोकल प्रूफ नहीं था, ये एक सफिशिएंट प्रूफ नहीं माना गया, क्योंकि उन लोगों ने बोला कि आप प्रोटीन यूज़ करके डाइजेस्ट कर रही हो, डाइजेस्ट करने के लिए भी आप प्रोटीन ले रहे हो, तो आप किस मुंह से बोल सकते हो, साइंटिस्ट को उन्होंने बोला कि आप किस मुंह से बोल सकते हो कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो ये लोग भी प्रूफ नहीं कर पाए कि जेनेटिक मटेरियल ही DNA होता है। ठीक है, तो इनका भी प्रूफ नहीं माना गया, मतलब इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे बोलते हुए कि आप लोग यूज़ कर रहे हो प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए एंड आप बोल रहे हो कि प्रोटीन इज़ नॉट अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिर हम आगे देखते हैं। तो इनका तो हो गया, मतलब ये जो इन लोगों ने किया था, ये बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, वो तो फेल हो गया। ठीक है, मतलब वो जो साइंटिस्ट थे उन लोग को पता चल गया था कि कहीं ना कहीं DNA ही जेनेटिक मटेरियल है, बट जो लोग थे वो प्रूफ मांग रहे थे
एंड ये लोग प्रूफ नहीं दे पाए, मतलब ये बोल भी रहे थे कि हमने जब ऐसे ऐसे किया तो इन दोनों में तो चले गई क्योंकि इसके साथ डीएनए था, जब हमने डीएनए को ही स्टॉप किया तो आगे पहुंची ही नहीं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो फिर ये बोल रहे थे कि डाइजेस्ट करने के लिए आप प्रोटीन ले रहे हो तो प्रोटीन भी चला गया ना उसके साथ, तो ऐसे वो लोग बोल रहे थे। तो फिर ये भी फेल हो गया है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो अच्छा ये देख लेते हैं हम पहले स्लाइड। एनसीईआरटी हाइलाइटेड लाइंस देखते हैं। प्रोटीएज ट्रांसफॉर्मेशन अकर, और यहाँ देखो प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल। आरएनएज वेट RNA's transformation occur. RNA is not the genetic material. Now DNA's transformation stopped. DNA is the transforming principle. DNA ही था transforming principle. So the conclusion is DNA is the hereditary material. So you have to remember this thing which is in this pink box. ठीक है, remember DNA equals to genetic material and DNA is the enzyme that to digest DNA. ठीक है, ये जिसके भी आगे एज लग रहा है ना वो सारे क्या है, एक एंजाइम है जो कि डाइजेस्ट करता है, जैसे कि आरएनएस जो कि आरएनए को डाइजेस्ट करेगा, डीएनएस जो कि डीएनए को डाइजेस्ट करेंगे, प्रोटीएज जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ओके, सो विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट स्लाइड। Genetic material is DNA by Hershey and Chase in the year 1952. अब आए हर्शीज और चेस साहब जिन्होंने 1952 में रिसर्च किया था, जिसने एक इक्विवोकल प्रूफ दिया जिसको सबने मम्मी आई एम रियली सॉरी गाइस, एक्चुअली मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ ये, एंड यहाँ पे मम्मी आ गई। आई वॉज टू स्केयर, लिटरली आई वॉज टू स्केयर, सो सॉरी गाइज। ओके, वेर वी आर, हाँ वी आर हर्शीज एंड चेस इन द ईयर 1952। इन्होंने एक ऐसा इक्विवोकल प्रूफ दिया जिसका सबका मुंह बंद हो गया, जिसने इस प्रूफ को एक्सेप्ट किया कि हाँ डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। चलो देखते हैं कि इन्होंने किया क्या था ऐसे, ठीक है। वेट अ सेकंड गाइस, या सो हियर यहाँ पे क्या बोल रहा है स्लाइड पे, पहले वो देखते हैं, ठीक है। ओके, वर्कड ऑन, एक सेकेंड, वर्कड ऑन, अरे ये पेन काम क्यों नहीं कर रहा आज। वर्कड ऑन बैक्टीरियोफेज वायरसेस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया। अब इन्होंने वर्क किया बैक्टीरियोफेज वायरस पे जो कि इन्फेक्ट करता है। ये एक ऐसा वायरस है जो कि इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया है, ठीक है। ये जो बैक्टीरियोफेज है ना, ये एक वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया है, इन्होंने इसके ऊपर काम किया, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे मैंने एक एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग बना के लाया। यहाँ पे एम टू फाइंड वेदर डीएनए और प्रोटीन एंटर्स द बैक्टीरियल सेल। अब हमें यहाँ देखना है कि डीएनए एंटर करता है या प्रोटीन एंटर करता है बैक्टीरिया सेल के अंदर। रेडियो एक्टिव लेबल्स वेरी इंपॉर्टेंट, रेडियो एक्टिव लेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देखना, मैं बताऊँगी, ठीक है। सो आपका जो भी अटेंशन इधर उधर गया कि अभी दीदी डर गई, हाँ अभी थोड़ी देर हंस लेता हूँ, नहीं अभी आ जाओ यहाँ पे देखते हम, ठीक है। ऐसे इतना सुमसाम था, मैं पढ़ा रही थी और अचानक से वो आ गई तो मैं डर गई, मम्मी आ गई तो इट्स ओके। तो हाँ, अभी हमें देखना है कि डीएनए एंटर करता है बैक्टीरिया सेल में या फिर प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेबल है रेडियो एक्टिव लेबल्स आपको याद करने जरूरी है। यहाँ पे लिया उन्होंने फॉस्फेट 32 एंड सल्फेट 35, और यहाँ पे जो सल्फेट है ये 35 लिया उन्होंने। रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, नॉट फॉस्फेट, इट इज़ फॉस्फोरस, ठीक है। सॉरी माय बैड, मेरे मुंह से फॉस्फेट निकल गया, इट इज़ फॉस्फोरस। यहाँ पे लेबल डीएनए कंटेंट फॉस्फोरस, ठीक है।
प्रोटीन डज नॉट कंटेन फॉस्फोरस। अब यहाँ आपको पता है ना कि फॉस्फेट ग्रुप होता है किसके अंदर, डीएनए के अंदर, तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि डीएनए कंटेन्स फॉस्फोरस एंड प्रोटीन डज नॉट कंटेन फॉस्फोरस, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने दूसरा रेडियो एक्टिव सल्फर लिया, ठीक है। लेबल प्रोटीन, याद रखना प्रोटीन कंटेन सल्फर। अब प्रोटीन के अंदर सल्फर होता है, सल्फर होता है, इसलिए उन्होंने सल्फर लिया। डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर। चलो अभी हम दूसरी स्लाइड देखते हैं। अच्छा मैं तुमको ये हिंदी में बता दूं क्या? ठीक है बता देती हूँ। इन्होंने किसके ऊपर वर्क किया? इस वाले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने वर्क किया बैक्टीरियोफेज पे, जो कि बैक्टीरियोफेज एक वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया होता है, ठीक है। अब तो यहाँ पे हमारा एक्सपेरिमेंट हम किस पे कर रहे हैं, तो हमें क्या ढूंढना है, हमें देखना है कि डीएनए या प्रोटीन, इन दोनों में से कौन बैक्टीरिया के सेल के अंदर जल्दी मतलब एंटर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने रेडियो एक्टिव लिए। अब यहाँ पे इन्होंने कौन कौन से रेडियो एक्टिव लिए? यहाँ पे 2 रेडियो एक्टिव लिए, जिसके अंदर फर्स्ट था अपना 32 फॉस्फोरस, क्योंकि डीएनए के अंदर फॉस्फोरस होता है, ठीक है, बिकॉज डीएनए कंटेन्स फॉस्फोरस and protein does not contain phosphorus. And the second radioactive is sulfur, which is 35 sulfur, and label protein is protein contains sulfur and DNA does not contain sulfur. Okay, that's it. अभी तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। और ये जो ईयर था, ये ईयर था 1952। हर्शीज एंड चेज ने ये कब डिस्कवर किया था? 1952। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने कब दिया था? 1952। दैट्स इट। ऐसे आग बंद करके आप भी बोलोगे, देन डेफिनेटली यू विल टेक दिस ऑल इम्पॉर्टेंट लाइन्स इनटू योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। ओके, गुड, स्मार्ट बच्चे। फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि एनसीईआरटी हाईलाइटेड लाइन्स देख रहे हैं। The bacteriophage attached to bacteria and its genetic material to enters the bacteria cell. The bacterial cell treats the viral genetic material as its own and produces new viruses. Radioactive phosphorus label DNA only, radioactive sulfur label protein only. Okay, तो देखो फाइनल कंक्लूजन तो ये था कि डीएनए एंटर द बैक्टीरियल सेल, प्रोटीन रिमेन्स आउटर साइड। प्रोटीन जो था वो आउटर साइड रिमेन रह गया। therefore the DNA is the genetic material. अब हम इतने पे ही स्टॉप नहीं होने वाले हैं, हम लोग देखेंगे एक डायग्राम। उस डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे से समझ आएगा। ये है आपका एनसीईआरटी का डायग्राम, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है, जो कि दिया है पेज नंबर, आई विल ओके, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये है 86 पेज नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बैक्टीरियोफेज लिया, यहाँ पे बैक्टीरियोफेज लिया, यहाँ पे रेडियो एक्टिव रखा, ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन का कैप्सूल है, ठीक है। ये हमारा बैक्टीरियोफेज है, ये हमारा रेडियो एक्टिव है 35 सल्फर, ठीक है, एंड ये हमारा प्रोटीन का कैप्सूल है, ठीक है। इस साइड वाला बता दूँ ये जितना भी इस साइड है ये प्रोटीन का है ना, इस साइड डीएनए का है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने डाल दिया, देन उसके बाद में जब आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे दोनों अलग हो चुके हैं, तो ये फर्स्ट स्टेप में ये इन्फेक्शन करवा रहे, फर्स्ट स्टेप में ये इन्फेक्ट करा रहे, मतलब आप समझ गए, इन्फेक्ट करा रहे हैं। सेकेंड स्टेप में ये ब्लेंडिंग करवा रहे हैं, ये दोनों की ब्लेंडिंग, रेडियो एक्टिव सॉरी बैक्टीरियोफेज और रेडियो एक्टिव की, जो कि प्रोटीन के लिए 35 सल्फर लिया गया है, ठीक है। ब्लेंडिंग हो रही है एंड देन सेंट्रीफ्यूगेशन हो रहा है। सेंट्रीफ्यूगेशन में पता चलता है कि बैक्टीरिया सेल के अंदर प्रोटीन आया है या नहीं, तो यहाँ पे प्रोटीन नहीं आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नो रेडियो एक्टिव 35 सल्फर डिटेक्टेड इन द सेल्स,
प्लस रेडियो एक्टिव 35 सल्फर डिटेक्टेड इन सुपरनेटिव। वो ऊपर ही रह गया है, वो नीचे आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो जेनेटिक मटेरियल थोड़ी है, वो इंफॉर्मेशन थोड़ी ना कैरी करके लेके जाएगा बैक्टीरिया सेल में, राइट? ओके या तो अब हम देखेंगे इसमें डीएनए में, ठीक है? वेट अ सेकेंड। हाँ, दिस इज आवर रेडियो एक्टिव 32 फॉस्फोरस लेबल डीएनए। ये पूरा डीएनए का है। फर्स्ट ये इन्फेक्शन करवाएंगे, देन हम सेकेंड वाले इसमें ब्लेंडिंग करवाएंगे, देन हमें रिजल्ट मिलेगा सेंट्रीफ्यूगेशन कि रेडियो एक्टिव 32 फॉस्फोरस डिटेक्टेड इन सेल। यहाँ पे रेडियो एक्टिव 32 फॉस्फोरस डिटेक्ट हो गए हैं सेल के अंदर। किसके सेल के अंदर? बैक्टीरिया सेल के अंदर। नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनेटिव। अब यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी कहीं पे भी सुपरनेटिव में नहीं दिखी, ठीक है? यहाँ से हमें मतलब पूरा ये जो कंसेप्ट है, ये जो हमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए है क्या नहीं, या आरएनए प्रोटीन, ये पूरा इक्विप्रोकल प्रूफ दिया था हर्शीज एंड चेस साहब ने विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। जस्ट लेट मी शो यू। यस, विद द हेल्प ऑफ दिस होल डायग्राम। ये पूरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने करवाया था। इन्होंने रेडियो एक्टिव लिए, दो टाइप के लिए, एक तो था 32 फॉस्फोरस फॉर डीएनए एंड दूसरा था 35 सल्फर फॉर प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर फॉस्फोरस नहीं होता एंड फॉस्फोरस के अंदर सल्फर नहीं होता, मतलब डीएनए के अंदर सल्फर नहीं होता, ठीक है? समझ गए? फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? इन्फेक्ट करवाना, सेकेंड स्टेप ब्लेंडिंग करवाना एंड थर्ड स्टेप में आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन। डीएनए के केस में क्या होता है, आपको 32 फॉस्फोरस डिटेक्ट हो जाते हैं बैक्टीरिया सेल में, और इन द केस ऑफ सल्फर 35 उसके केस में रेडियो एक्टिव में डिटेक्ट नहीं होते हैं, बैक्टीरिया सेल के अंदर डिटेक्ट नहीं हुआ जाता है प्रोटीन। दिस इज द होल कंसेप्ट यू नीड। या नाउ यहाँ पे हमने फाइनल ये देख लिया था कंक्लूजन, कि फाइनल कंक्लूजन ये था कि डीएनए एंटर्स द बैक्टीरिया सेल, प्रोटीन रिमेन्स आउटर साइड, देयरफॉर डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। नाउ वी आर गोइंग टू सी वन नीट लाइनर क्वेश्चंस। नीट वन लाइनर क्वेश्चंस अभी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है? नीट लाइनर क्वेश्चंस यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, अरे बाबा आ जाना, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए होता है। एरवी एक्सपेरिमेंट प्रूफ DNA is hereditary material. Hershey's chess experiment unequivocal proof DNA is genetic material. Bacteriophage infects bacteria. यहाँ पे हमने दो रेडियो एक्टिव्स लिए थे, जैसे कि फॉस्फोरस 32 इन DNA एंड 35 सल्फर इन प्रोटीन। DNA stops the transformation. DNA stops the transformation. Protease and RNase do not. ओके अगर आपको मैं वापस रिपीट कर दो बोले तो कर देती हूँ, वैसा कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पे हम देखेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मैंने बहुत शॉर्ट में लाया है, अगर मैं आपको हकीकत में बताऊँ तो इस मतलब इतने से इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है इस वाले टॉपिक्स में से, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल में से इतने ही इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है, बट इन्होंने एनसीईआरटी में बढ़ा चढ़ा कर दिया है, इसलिए मैंने ना ज़्यादा कुछ नहीं लाया, इसका जो इम्पोर्टेंट था वही लाया। आई विल शो यू। ये पूरा पेज, लिटरली ये सारा पेज उन्होंने ना डीएनए के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया, बट इतना सा पार्ट, ये जो आपको इतना सा पार्ट दिख रहा है ना, ये इतना सा पार्ट ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैंने क्या किया, आपको इम्पॉर्टेंट लाइंस हाईलाइटेड करके इसमें ला दिया मैंने। इतना सा ही पार्ट इम्पॉर्टेंट था, बाकी कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं था, ठीक है? अगर आप चाहते हो तो मैं दिखा देती हूँ, नो नीड टू वरी।
ये तो हमने देख लिया ना, तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। वैसे तो इसमें प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, एंड जो आरएनए वर्ल्ड है, आरएनए वर्ल्ड एंड RNA world, replication, transcription, translation, genetic code, and human genome project, black apron, regulation of gene expression, ये सब हम लोग देखते हैं एक एक लेक्चर में, एक फिंगरप्रिंटिंग, DNA फिंगरप्रिंटिंग, राइट। ठीक है, तो देख ले क्या RNA वर्ल्ड भी। चलो ठीक है, बातें करने से अच्छा हम क्या करते हैं, देख ही लेते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या था, DNA। तो शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, स्टेबल होना चाहिए। देखो DNA का है ये सब, शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, should be able to replicate, stable, shall mute slowly and express itself. So DNA is the better rather than RNA, right? ओके तो यहाँ पे जो NCERT के अकॉर्डिंग दिया है, मैं आपको बताती हूँ वो लॉन्ग फॉर्म में, कि इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। तो यहाँ पे वो आ गया कीवर्ड, यू हैव टू फोकस ऑन ओनली कीवर्ड्स, राइट, because you will get option in needs, right? 4 options you will get. Now the second point, it should be stable chemically and structurally. तो ये stable होना चाहिए chemically and structurally. Third, it should provide the scope for slow change mutation that are required for evolution. Sudden change in DNA के अंदर sudden change आता है तो shall mute slowly, तो ये slowly mutate, मतलब ये slowly mutation करता है. Then fourth point, it should be able to express itself in the form of a Mendelian character. अब ये express करना चाहिए, express itself, exactly वो करेगा क्योंकि वो जेनेटिक मटेरियल है, वो हेरिडेटरी ट्रांसफर करता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं कि ये मोस्ट स्टेबल एंड DNA इज द बेटर। या नाउ we'll going to start our RNA world. RNA वर्ल्ड हम देखेंगे। पता चल गया ना कि DNA क्या करता है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन आपकी हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। हाँ, फाइनली दिस इज आवर RNA वर्ल्ड। द RNA वर्ल्ड, hypothesis suggested that RNA was the first genetic material. Wow, RNA was the first genetic material. RNA act as both genetic material and catalyst. Catalyst as a riboenzyme. Ribozyme. यहाँ पे तो मैं ribozyme बोलूँगी. DNA involves later because it is more stable than RNA. DNA मोर स्टेबल होता है RNA से। अभी मैंने पीछे ही आपको बोला कि DNA इज बेटर देन RNA, राइट। तो RNA जेनेटिक मटेरियल फर्स्ट था, बट इन फ्यू वायरसेस ओनली, ये सिर्फ वायरसेस में ही जेनेटिक मटेरियल होता है, वो भी कम। और RNA की स्पेशलिटी आप देख लो कि वो जेनेटिक मटेरियल भी है वायरसेस में, कुछ वायरसेस में, एज वेल एज वो कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। उसके कैटलिस्ट का नाम है राइबोजियम। ओके। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है, ग्लिच क्यों आ रहा है? लेट मी चेक फर्स्ट। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि कैटलिस्ट राइबोजाइम हम लोग ऐसे बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है DNA इन्वॉल्व। ओके, मैंने आपको बता दिया। सो वी विल मूव। NCERT हाईलाइटेड लाइंस देख लेते हैं, ठीक है। DNA was the first genetic material. There is enough evidence to suggest
that initial life processes involved around RNA. अब यहाँ पे बोल रहा है कि RNA was the first genetic material. There are enough evidence. अब यहाँ पे बहुत मतलब यहाँ पे इतने तो evidence है enough जो हम दे सकते हैं. यहाँ पे initial life process involved around RNA. अब यहाँ पे जो भी essential life process हुई है वो around RNA के हुई है. ठीक है, हम लोग evolution chapter में देख लेंगे. तो अभी यहाँ पे उसके और थोड़े NCERT लाइन्स हैं, मैं बता देती हूँ. RNA used to act as a genetic material catalyst in some viruses. Genetic material even today, RNA is reactive and hence unstable. RNA unstable होता है और आज भी कुछ वायरसेस में RNA जेनेटिक मटेरियल है और RNA रिएक्टिव भी है. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो RNA used to act as a genetic material and catalyst. DNA has evolved from RNA with a chemical modification that makes it more stable. अब यहाँ पे DNA has evolved RNA with a chemical modification that it makes more stable. ठीक है, DNA being double stranded and having complementary strands further resist changed by evolving a process of रिपेयर. अब आप इससे समझ गए होंगे कि ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि DNA ही RNA था, इसको केमिकल और मॉडिफिकेशन के थ्रू मोर स्टेबल बनाया गया है. DNA डबल स्टैंडर्ड है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है, वो रेजिस्ट चेंज मतलब वो फर्दर रेजिस्ट चेंज बाय इवॉल्यूइंग अ प्रोसेस ऑफ रिपेयर. मतलब ऐसे बोला जा रहा है कि RNA को ही रिपेयर किया है, केमिकली मॉडिफाई किया है, ऐसे बोला जा रहा है NCERT. ठीक है, सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पे बोल रहे हैं कि वाई DNA इज़ रिप्लेस्ड बाय RNA. अब ये बोल रहा है कि RNA को क्यों रिप्लेस किया गया DNA से. ठीक है, तो DNA इज़ केमिकली मोर स्टेबल. DNA is chemically more stable. DNA is double stranded. Complementary strand allows DNA repair. Hence, DNA became the genetic material in most organism. अब यहाँ पे जो genetic material in most organism है वो है DNA and few viruses में है RNA. अब आप खुद ही कंपेयर करके बोल सकती हो कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है. स्टेबल तो DNA है, डबल स्टैंडर्ड भी है, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड भी है और वो DNA रिपेयर भी कर लेता है. एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में DNA ही जेनेटिक मटेरियल है. तो स्ट्रॉन्ग तो DNA हुआ ना, तो RNA को रिप्लेस कर दिया गया. दैट्स इट, सिंपल. पता नहीं कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना देते हैं. नीट वन लाइनर हम लोग देख के अभी हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, बिकॉज वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी वरना. देखती हूँ मैं इसके आगे कुछ है क्या. अच्छा, ये की वर्ड्स NCERT के रिमेंबर करके स्टॉप कर देते हैं. रेप्लिकेशन विल गो टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो. दैट्स इट. हाँ, नीट वन लाइनर. अभी हम लोग नीट यहाँ पे वन लाइनर वाला देखेंगे. फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या था? RNA था. ये आपको याद रखना है. आपको ये जेनेटिक मटेरियल में और ये फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल में कंफ्यूज नहीं होना है. जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में DNA होगा एंड फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आपका होगा RNA. ठीक है, देन फर्स्ट कैटलिस्ट कौन होता है? RNA, जो कि राइबोजाइम होता है. राइबोजाइम प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म DNA. ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में DNA होता है. RNA इज द रिएक्टिव एंड अनस्टेबल. DNA इज स्टेबल एंड डबल स्टैंडर्ड. DNA इन्वॉल्व फ्रॉम RNA. DNA repair is possible due to complementary strand. Okay, then ये हमारे पास एक रह गया, देख लेते हैं. कीवर्ड्स मस्ट रिमेंबर. RNA वर्ल्ड. अरे यार, पेन क्यों चला जाता है? ओके, RNA वर्ल्ड. जेनेटिक मटेरियल कैटलिस्ट क्या था? राइबोजाइम. देन रिएक्टिव, अनस्टेबल, chemical modification, double standard DNA, complementary strand and DNA repair. That's it. So if you like this video, then like, share, subscribe to my channel if you are new, and okay,
Stay tuned for further lectures and click on bell icon to get notification faster. Okay, so stay tuned. Bye bye guys, see you soon.